हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव्ड चैनल बिलव्ड एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी को वन शॉट में कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 1 को वन शॉट में कवर किया है और उसमें जो प्यार आप लोगों ने दिया है मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और इसी खुशी में मैंने आपके लिए चैप्टर 2 का भी वन शॉट रेडी किया है। आज के इस वीडियो में हम उसी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ। पहली बात तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हों और पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हो और आपने ऐसा सोच रखा है कि इस वीडियो को पढ़ लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए, तो आप सही सोच रहे हो। अगर आपने ये चैप्टर पहले कभी पढ़ा नहीं है और आप पहली बार पढ़ रहे हो इस चैनल पर इस वीडियो को देख के, तो आपको एग्ज़ाम के लिए तो ये वीडियो काम चल जाएगा, काम चलाओ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आपको बहुत ही डिटेल्ड वे में समझना है तब आपको बड़ी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, वो भी मैंने करा रखे हैं, आपको जाके देखना चाहिए। ओके, तो हम शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी तो है बट ठीक है, कोई ना। तो चैप्टर का नाम है सेल्फ एंड पर्सनालिटी। सेल्फ यानी खुद, हम खुद, और पर्सनालिटी यानी हमारी पूरी की पूरी पर्सनालिटी कैसी है, क्या है। मतलब ये पूरा चैप्टर जब आप पढ़ के ख़त्म करोगे आप अपने बारे में बहुत कुछ जान पाओगे। जानना कैसे है वो सीख जाओगे, आपकी पर्सनालिटी कैसे है, क्या है, वो सारी बातें आप जान जाओगे। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सेल्फ क्या है। हमारा नाम चैप्टर का है सेल्फ एंड पर्सनालिटी, तो सेल्फ है क्या। सो टोटली ऑफ वंस कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग अबाउट वन सेल्फ। यानी किसी एक इंसान का उसके खुद के बारे में उसका क्या एक्सपीरियंस है, क्या आइडियाज़ है, क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है, वो है उसका सेल्फ। यानी कोई इंसान अपने बारे में कैसा कॉन्शियस एक्सपीरियंस रखता है, यानी वो अपने बारे में कैसी जागरूक है, कितनी जागरूक है, कितनी सोच उसने अच्छी बना के रखी है अपने बारे में, अच्छी बुरी जो भी है, उसके अपने बारे में आइडियाज़ कैसे हैं, वो अपने बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है, ये होता है किसी का सेल्फ। या फिर अगर हम कहें तो हमारा जो आत्मा है वो आत्म सम्मान, ऐसे नहीं कहते, तो आत्मा। और दूसरा है हमारा पर्सनालिटी। तो सेल्फ हमने समझ लिया, लेकिन हमें समझना है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है? डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट मेक ईच पर्सन यूनिक। अब सेल्फ का मतलब है कि किसी इंसान के अपने बारे में क्या क्या राय है, कैसी सोच है, कैसे विचार है। पर्सनालिटी का मतलब होता है किसी इंसान में ऐसे कौन से विचार है, सोच है और उसके व्यवहार है जो उससे किसी दूसरे पर्सन से अलग बनाता है। यानी अगर ये पर्सन ए है और अगर ये पर्सन बी है, तो कौन से पर्टिकुलर ऐसे थॉट प्रोसेस होंगे, ऐसे फीलिंग्स होंगे, ऐसे बिहेवियर होंगे जिससे कि ये पर्सन जो है इस पर्सन से अलग होंगे, और कौन उनकी जो यूनिक बातें होंगी वो इनकी पर्सनालिटी बन जाएगी और इनकी जो यूनिक बातें होंगी वो इनकी पर्सनालिटी बन जाएगी। आई होप वेरी क्लियर। तो अब हमारा थोड़ी आसान भाषा में धीरे धीरे हमने इंट्रो समझ लिया है, लेकिन अब हम थोड़ा स्पीड अप करके चलेंगे। ओके, अब हमें देखना है एक और बड़ा टॉपिक जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। अब हमने सेल्फ क्या है देख लिया, एक इंसान के खुद के बारे में कैसी सोच है, कैसे विचार है, वो सारी चीज़ें। लेकिन ये जो सेल्फ है ना, सेल्फ का जब हम कॉन्सेप्ट में जाते हैं तब सेल्फ हमारे पास 4 तरीके के मिलते हैं। मतलब टोटली 2 है, अब दो में से और 2 निकल के आए हैं तो हमारे हो गए 4। तो पहला है पर्सनल और सोशल सेल्फ। तो पर्सनल सेल्फ हमारा कौन सा है? जो कि पर्सनल फ्रीडम, यूनिकनेस और अपनी पर्सनल अचीवमेंट के ऊपर बनी होती है। यानी हमारा पर्सनल फ्रीडम कैसा है, हमारा खुद का यूनिकनेस क्या है, हमारी खुद की अचीवमेंट क्या है, वो हमारा हुआ पर्सनल सेल्फ। सोशल सेल्फ कोऑपरेशन, यूनिटी और रिलेशनशिप, कि एक इंसान दूसरों के साथ जब कोऑपरेट करके रहता है, मिलजुल के रहता है, यूनिटी में रहता है, एकाग्र होकर रहता है, दूसरों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाता है, तब वो जो हमारा सेल्फ का पार्ट है उसको हमने कह दिया सोशल सेल्फ। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा है हमारे
नीरज चोपड़ा जी हैं, उन्होंने गोल्ड जीता। तो गोल्ड जो जीता, ये गोल्ड उन्होंने वो खुद जीते, उन्होंने इंडिविजुअली जीता। तो उनके सेल्फ का, उनके खुद का, नीरज चोपड़ा के जो एक पार्ट है उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने पर्सनली गोल्ड जीता, तो वो उनका पर्सनल अचीवमेंट हुआ। तो जब हम वैसे देखेंगे तब हम उनकी पर्सनल सेल्फ को देख रहे होंगे। लेकिन हम दूसरे जब पर्सपेक्टिव से देखते हैं तब हम देखते हैं कि उन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड जीता, और वो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे इंडिया का जीत है वो। तब हमारे तो इंडिया जब है तो हम उसको अगर एक पूरी सोसाइटी के जैसे करते हैं कि सोशल लेवल पे उन्होंने गोल्ड जीता इंडिया के लिए अपनी पूरी, तब उनका सेल्फ का जो सोशल पार्ट है, सोशल सेल्फ वाला पार्ट है, वो हम उस पर्सपेक्टिव से हम उनको देखेंगे। समझ आ गई बात। फिर दूसरा अपना है कि सेल्फ इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके, अब सब्जेक्ट क्या है? नोअर, इनिशिएटर ऑफ एक्शन, और ऑब्जेक्ट यानी नोन, इवैल्यूएटेड बाय अदर्स। तो इसको हम सीधी भाषा में समझेंगे। सब्जेक्ट मतलब कि मैं खुद के बारे में क्या जानता हूँ, मैंने क्या किया है, मतलब मेरा जो काम है उससे जब मेरी सेल्फ की मतलब जानकारी लोगों के पास जाएगी तब मैं कहूँगा कि मैं एक सब्जेक्ट हूँ, है ना। जैसे मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो हार्ड वर्किंग मैंने कर दिया ऐसे, मतलब हार्ड वर्किंग अगर मैं कहूँगी तो मैं सोचूंगी कि मैंने बहुत काम किया, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैंने ये किया वो किया। तो ये होगा मेरा सब्जेक्ट कि मैं खुद जानता हूँ, मैंने खुद एक्शन को इनिशिएट किया है, यानी मैंने काम किया है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। और दूसरी बात है ऑब्जेक्ट, नोन, इवेल्युएटेड बाय अदर्स। अब जब हम सेल्फ को एक ऑब्जेक्ट की तरफ देखेंगे तब हम देखेंगे कि लोग कितने इवेल्युएट कर रहे हैं, लोग क्या मुझे हार्ड वर्किंग समझ रहे हैं या नहीं, या फिर उनको लग रहा है कि मैं ऐसी बातें बना रही हूँ, मैं कुछ काम धंधा नहीं किया है मैंने, ऐसी बातें हैं। ओके, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हमारा तीसरा टॉपिक है कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, या फिर हम इसको कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ भी कह सकते हैं। अब सेल्फ है तो पहले हमने देखा सेल्फ क्या है, फिर हमने देखा सेल्फ कितने तरीके के होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि सेल्फ के कितने कंपोनेंट्स होते हैं या फिर कितने एस्पेक्ट्स होते हैं। ओके, तो एस्पेक्ट्स में सबसे पहला अपना जो आया है वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से आपके एमसीक्यू बनते हैं और इसमें आप कंफ्यूज बहुत होंगे। तो ये देखो, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? व्हाट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, कि मेरे सेल्फ के बारे में मैं क्या सोचती हूँ, वो हुआ मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट। ओवरऑल परसेप्शन ऑफ हु आई एम, मतलब मैं कौन हूँ, इसकी जो मेरे पे परसेप्शन है मेरी खुद की, वो हुआ मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट। जैसे कि मेरी एबिलिटीज़ कैसी है, मेरे रोल्स क्या हैं, मेरी आइडेंटिटी क्या है। आजकल वो सोशल मीडिया पे आया है ना प्रोनाउंस, शी, हर, ऐसे करके, फिर ही, हिम। तो वो उससे क्या होता है कि आपकी आइडेंटिटी बनती है। ओके, सोशल मीडिया वाले आप लोग देखे होंगे, ऐसे इंस्टा पे भी हम डाल सकते हैं, अभी हर जगह पे, फेसबुक वगैरह पे अभी अपडेट हो गया है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आई एम गुड एट क्रिकेट बट वीक इन मैथ्स। तो मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ, मैं मैथ्स में थोड़ा कमज़ोर हूँ, यानी मेरी एबिलिटीज़ के बारे में मेरे को पता है। ओके, अब दूसरा है सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है मेरे को मेरे बारे में क्या पता है, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ। दूसरा है सेल्फ एस्टीम का मतलब है मैं अपने बारे में क्या फील करती हूँ, कैसा अनुभव है मेरे खुद के बारे में। वैल्यू जजमेंट ऑफ सेल्फ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे जब हम सेल्फ एस्टीम को देखते हैं तब हम अपने बारे में क्या फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, बुरा फील करते हैं, यानी हम अपने आप को एक जजमेंट की नज़र से देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फीलिंग प्राउड आफ्टर स्कोरिंग वेल इन एग्जाम, हाई सेल्फ एस्टीम। जैसे अगर आपने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है तब आप अच्छा फील करोगे, प्राउड फील करोगे, इससे आपका सेल्फ एस्टीम हाई होगा। एंड वाइस वर्सा, अगर आप फेल मारोगे तो आपका सेल्फ एस्टीम नीचे आ जाएगा। यानी आप खुद को जब जज करते हो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मतलब जज करके अपने बारे में फील करते हो, तब आप हम उसको कहते हैं सेल्फ एस्टीम। ओके, समझ आ गई बात। मैंने कहा था ना कि अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा तब भी आप एग्ज़ाम लिख सकते हो, बट उतना एक्सप्लेन तो मैं अभी करूँगी नहीं ना, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। फिर अपना आता है सेल्फ एफिकेसी बहुत ईजी है। व्हाट आई बिलीव आई कैन डू, मैं क्या विश्वास करता हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, यानी मेरे को अपनी कैपेसिटी के ऊपर कितनी विश्वास है।
बिलीव इन वंस एबिलिटी टू सक्सीड इन टास्क, ये बंडूरा की सेल्फ एफिकेसी थ्योरी है, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन अपने आप की जो एबिलिटीज़ है, अपने आप की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उस पर मेरी क्या मतलब कितनी भरोसा है, कितना विश्वास है कि मैं कर लूँगा। तो ये होता है सेल्फ एफिकेसी। जैसे आई कैन क्रैक नीट इफ़ आई कीप वर्किंग हार्ड, अगर मैं मेहनत करती रही तब मैं नीट क्रैक कर सकती हूँ। आपके केस में अगर मैंने क्लास अच्छे से किया तो मैं शायद 70 में 65 प्लस मार्क्स ला सकती हूँ। अगर आप में ये विश्वास है तो आपका सेल्फ एफिकेसी बहुत हाई है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब चौथा अपना है सेल्फ रेगुलेशन। अब हमने बहुत सारी देख लिया, अब इतनी सारी बातें तो जान लिया, अब खुद को तो रेगुलेट करना चाहिए, करना आना पड़ेगा, खुद को मैनेज करना आना पड़ेगा ना। तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब देखो, रेगुलेटरी बॉडीज, जो मैनेजमेंट बॉडीज होती है, नाम से आप काम रखो, नाम से याद रखो। सो एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशन, थॉट्स, बिहेवियर एंड अचीव गोल्स। तो हमारे अंदर जो एबिलिटी होती है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और थॉट्स इमोशन से अपना बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस होता है, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ में इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी गोल को अचीव करने के लिए। उसको हम कहेंगे सेल्फ रेगुलेशन। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया, प्रॉमिसिंग योरसेल्फ ए ब्रेक ओनली आफ्टर फिनिशिंग रिवीजन। आपने इस वीडियो को, रिवीजन वीडियो को ख़त्म किया और तभी जाके आप गेम खेलोगे। आपने प्रॉमिस किया अपने आप से, इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप गेम खेलोगे, आपका सीरीज़ का जो एपिसोड बचा है आप वो देखोगे, तब आप सेल्फ को रेगुलेट कर पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो। लेकिन अब हम सीखेंगे कि सेल्फ को रेगुलेट करते कैसे। इसके भी 4 तरीके हैं बेटा। थोड़ा इसको पतला कर लेती हूँ, लिखने में दिखने में आसान होता है। सॉरी 4 नहीं, इधर तो 3 ही लिखे हैं। ओके, सो पहला है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी अपने बिहेवियर को मॉनिटर करना, देखना, अपने आप को ऑब्जर्व करो, बेसिकली मॉनिटर करो। वो क्लास में आपका मॉनिटर क्या करता है वही करो आप। दूसरा है सेल्फ इंस्ट्रक्शन, खुद को कमांड्स दो, इंस्ट्रक्शन दो कि मेरा जब तक ये वीडियो नहीं ख़त्म हो जाएगा तब तक मैं गेम नहीं खेलूँगा। मुझे इस वीडियो से पूरा ध्यान से देखना है इस वीडियो को, और पूरा रिवीजन करना है, सारे टॉपिक्स इधर ही ख़त्म करने हैं, समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये इंस्ट्रक्शन आप खुद को दो। और तीसरे है सेल्फ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है रिवॉर्डिंग वन सेल्फ, यानी जब आपका जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि वीडियो ख़त्म हो जाए तब आप अपने आप को रिवॉर्ड दो कि अब मैं गेम खेल सकता हो। तो ऐसे मतलब कुछ अच्छा करो तो उसके लिए रिवॉर्ड दो अपने आप को, तो वैसे आप खुद को रेगुलेट करोगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कल्चर और सेल्फ। अब कल्चर और सेल्फ में बहुत ज़्यादा कुछ इधर है नहीं पढ़ने को, और जो भी है बहुत ही इजी है, इसलिए मैंने उतना ज़्यादा लिखा नहीं है। बस पहला अपना है इंडियन व्यू में, हम इंडियन कल्चर में हम सेल्फ को कैसे देखते हैं। सो इंडियन कल्चर जो है वो ना वी ओरिएंटेड है, यानी हम साथ साथ है। इंडिया का मतलब है हम साथ साथ है, यानी हमें रिलेशनशिप, कम्युनिटी और हारमोनी पे फोकस करना होता है कि अपनी कम्युनिटी में हमने कैसा, हमारा रोल है, हम कैसे रह रहे हैं, अपने लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर रहे हैं, अपनी एथिक्स कैसी है, बड़ों से हम सम्मान दे रहे हैं कि नहीं, कैसे चीज़ें कर रहे हैं। तो वो बात है, मतलब जो भी चीज़ें हैं सबको लेके चलनी है, मतलब लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, वही बात है। आपको समझ ज़्यादा है मेरे से। फिर जैसे एग्जाम्पल में चूजिंग ए कैरियर दैट कीप्स पेरेंट्स हैप्पी इवन इफ इट्स नॉट द पर्सनल, इफ नॉट द पर्सनल फर्स्ट चॉइस। हो सकता है आपने किसी ऐसा कैरियर चूज़ किया है, किसी बच्चे ने, जो कि उसकी पर्सनल चॉइस नहीं है, लेकिन पेरेंट्स को खुश करने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट्स में जाना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं साइंस ले, तो वो लोग साइंस ले लेते हैं। तो ये अपना इंडियन कल्चर का एक रूप है। फिर है बहुत ऐसी बच्चियां हैं ज़्यादातर, यंग पर्सन एक्सेप्ट्स एन अरेंज मैरिज टू ऑनर फैमिली विशेस। कहते बेटा हमारी घर की परंपरा है, लोग क्या कहेंगे, ये करेंगे, तुम बाहर जाओगे, घूमोगे, ये करोगे, वो करोगे, शादी कर लेनी चाहिए, तो उनकी शादी करा देते ज़्यादातर लड़कियों के साथ। अभी आजकल तो खैर ये सब होता नहीं है, बट हाँ ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जगह पे ऐसे होती है अभी भी। तो ये सारी अपनी इंडियन कल्चर का एक रूप है, आप जानते हो। अब वेस्टर्न में क्या होता है, वेस्टर्न है ना आई ओरिएंटेड, यानी अपना अपना खुद का इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होता है उनका। सो फोकस ऑन इंडिविजुअलिटी, ऑटोनॉमी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। खुद के लिए खुद को एक्सप्रेस करते हैं, खुद की जो इच्छा है, जो अनिच्छा है वो एक्सप्रेस करते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी पे फोकस करते हैं।
एग्जाम्पल चूजिंग म्यूजिक एज अ करियर इवन इफ फैमिली प्रेफर्स मेडिसिन। जैसे अगर आपके फैमिली में चाहते हैं कि आप मेडिसिन करो, आप डॉक्टर बनो, लेकिन फिर भी आपने म्यूजिक को चूज किया, आपने सिंगर बनना चूज किया है, तो वो कल्चर कहाँ पे है? वेस्टर्न में है। ओके, तो अब हमने सेल्फ को ख़त्म कर दिया है। सेल्फ की सारी जो भी कथा थी हमने ख़त्म किया है, 15 मिनट लगे हैं हमें। अब हम पहुंच गए पर्सनालिटी पे। तो पर्सनालिटी हमने पहले ही देखा, फिर से देख रहे हैं। तो पहले ही बता दो, पर्सनालिटी आया है एक लैटिन शब्द से जिसका नाम है पर्सोना। पर्सोना का मतलब था, जैसे रोमन थिएटर में ऐसा होता था कि जो एक्टर्स होते हैं ना, वो एक मास्क पहनते थे, फेशियल मेकअप करके एक मास्क पहनते थे, जिससे कि वो लोग अलग अलग पर्सन की उस रूप में आ सके। यानी वो क्या होता है ना, वे एक्टर लोग थिएटर में मेकअप करके एक बनते हैं, जैसे कोई राम बनता है मेकअप करके, कोई रावण, तो ऐसे ही। तो वो जो मास्क जो पहनते हैं, जो मेकअप जो करते हैं कि दूसरे पर्सन में जा सके, उस वर्ड से आया है पर्सनालिटी। मतलब वो वर्ड है पर्सोना, जो मास्क वो लोग पहनते हैं, और उसी से आया है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का क्या मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स, यहाँ पे याद रखो, ध्यान रखो, पर्सनालिटी का मतलब होता है पैटर्न, कि किसी एक इंसान में कैसे पैटर्न है उसके सोचने के, फील करने के, बिहेवियर को करने के, जो कि कंसिस्टेंट है। एक और याद रखने वाली चीज़, यानी लगातार वैसी होती रही है, और वो यूनिक है और एडेप्टिव है, और वो सारी चीज़ यूनिक है और कोई इंसान एडप्ट कर सकता है इन चीज़ों को। तो एक ऐसा पैटर्न जो कंसिस्टेंट है, इन दो शब्द पे आप तीन शब्द पे ध्यान दो। कोई एक ऐसा पैटर्न जो कंसिस्टेंट है और जो यूनिक है, वो होती है हमारी पर्सनालिटी। ओके, अब कुछ अप्रोचेस है जिससे कि हम पूरी पर्सनालिटी को पढ़ सकते हैं, और उसमें बहुत सारे हमारे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजिस्ट भी थे, फिजिसिस्ट भी थे, उन्होंने कुछ अपनी अपनी राय दी है, जो कि हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन पहले अपना पहला अप्रोच क्या है, वो है टाइप अप्रोच। तो नाम से पता लग रहा है, क्लासीफाइज पीपल इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज और टाइप्स। लोगों को टाइप में कर देते कि ये इस टाइप के हैं और ये उस टाइप के हैं। आप लोग मतलब ऐसे बहुत लोग आपने सुना होगा कि नहीं ये मेरे टाइप के नहीं है, वो ये मेरे टाइप की है, या फिर ये मेरे टाइप के हैं। तो वो होता है ना कि आप लोगों को टाइप में डिवाइड करते हो कि ये इस टाइप के है, ये उस टाइप के है, ये आपके टाइप के है, ये उसके टाइप के है। तो वैसे ही आया टाइप अप्रोच, जहाँ पे हमने लोगों को टाइप में डिवाइड कर दिया। मतलब हमने नहीं, जो ये साइकोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट थे इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया, ऐसा एज्यूम किया दैट इंडिविजुअल मेनली बिलोंग टू वन फिक्स टाइप। उन्होंने ऐसा एज्यूम किया कि हर एक इंडिविजुअल एक फिक्स टाइप के होते हैं। आप अगर चाहो तो अपने हिसाब से वीडियो 1.5x पे कर लो। मेरे खुद से बोल के तो उतना स्पीड नहीं बोल पाती मैं, मतलब ठीक है बोल लूँगी, लेकिन गलत सलत हो जाएगा, कुछ उल्टा पुल्टा भी मुंह से निकल सकता है। तो पहले जो थे जिन्होंने टाइप में डिवाइड किया, वो थे हमारे हिपोक्रेट्स। उन्होंने सजेस्ट किया कि हमारी जो पर्सनालिटी है ना, वो बॉडी फ्लूइड में अलग अलग होते हैं। मतलब बॉडी फ्लूइड के टाइप से उन्होंने इंसानों को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया। पहला टाइप था सैंग्विन, यानी ब्लड। तो अगर सैंग्विन वाला फ्लूइड आएगा किसी में, तो वो इंसान होंगे चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक। ये मैंने ना जब वैसे वो डिटेल लेक्चर कराया, बहुत अच्छे से कराया, आप लोग देखना। फिर है फ्लेग्मेटिव जो इंसान होंगे वो होंगे काम, स्लो और थॉटफुल होंगे। फिर क्लोरिक जो होंगे वो एम्बिशियस, लीडर लाइक और हॉट टेम्पर्ड होंगे। और जो मेलानकोलिक होंगे वो होंगे सैड, पेसिमिस्टिक और सीरियस। ओके, तो हिपोक्रेट्स ने कैसे किया, उन्होंने बॉडी फ्लूइड के हिसाब से इंसानों को टाइप में डिवाइड किया है। पहला टाइप है अपना सैंग्विन, जहाँ पे लोग चीयरफुल होते हैं। दूसरा है अपना फ्लेगमेटिक, तीसरा है अपना क्लोरिक, और चौथा है अपना मेलानकोलिक। बस ख़त्म। और आपको अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा। फिर अपने आयुर्वेदा, अपने इंडियन व्यू में आयुर्वेदा ने भी पर्सन को डिवाइड किया है पर्सनालिटी के हिसाब से। तो उन्होंने 3 दशा के ऊपर लोगों को डिवाइड किया और 3 गुना के ऊपर डिवाइड किया। मतलब 3 दशा होती है इंसान की और 3 गुना होते हैं। मतलब 3 तरीके के गुण होते हैं और 3 तरीके के दशा होते हैं, जिससे कि इंसान डिवाइड होता है। और
उस इंसान का नेचर क्या है, यानी उसकी प्रकृति क्या है, वो हमें पता चलता है। ओके, तो ये थोड़े इम्पोर्टेंट है, मैंने लाल कलर पे लिखा है इनको। ओके, तो अपना त्रिदशा में अगर हम देखें, त्रिदशा लिख दिया मैंने, ठीक है, आप त्रिदशा भी लिखो, कोई उसमें गलत नहीं है, वैसे यही सही है त्रिदशा। वो मैंने थोड़ा बांग्ला प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा वैसे लिख दिया होगा लिखने टाइम। ओके, तो पहला अपना है वत, वत, पित्त और कप। तो वत से में हमारा जो कि हमारा है एयर या फिर स्पेस एलिमेंट। ये सब आयुर्वेदा की बात है, आपको अगर इतनी समझ नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप याद रखो। वत का मतलब होता है एयर एलिमेंट। तो जिनमें ये एलिमेंट ज़्यादा होता है वो लोग क्रिएटिव होते हैं, थोड़ी क्विक होते हैं, एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक होते हैं। आप बस ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखो। फिर पित्त, पित्त यानी फायर एलिमेंट। जिनमें फायर एलिमेंट होता है वो कैसे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं और अच्छे लीडर होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है। जो आपने ज़्यादातर पॉलिटिशियन वगैरह देखा है उनमें ये फायर एलिमेंट ज़्यादा रहता है। ओके, फिर चौथा है, तीसरा है कप, कप यानी अर्थ एलिमेंट। तो जो अर्थ एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा काम, लॉयल, नर्चरिंग और स्ट्रॉन्ग एंड्योरेंस उनमें होगा। मतलब अर्थ जो है मिट्टी, धरती माँ की तरह, मतलब शांत एकदम से शांत होंगे, नर्चरिंग होंगे, वही बात है। ओके, इसको आप ऐसा भी याद रखो जैसे स्पेस एलिमेंट, एयर एलिमेंट। तो जो लोग हवा में ज़्यादा उड़ते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होती है, एंथुजियास्टिक होती है, बहुत चंचल होते हैं। जिनमें फायरी एलिमेंट है, आग वाला जो इमोजी आता है, आग वाला चीज़ है, बहुत एम्बिशियस है, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, गुड लीडर्स होते हैं। पर है कप, कप यानी अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट जो है वो नेचुरली बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होंगे, काम होंगे, शांत होंगे। ओके, और फिर है अपना ना अपना त्रिगुणास, 3 गुण है, रजगुण, सतगुण, रजगुण, तमोगुण। ये सबको पता है, इसमें कुछ खास अलग से बताने की मुझे शायद ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है। तो जो सतगुण वाले होते हैं वो प्योर होते हैं, उनमें उनकी ज़िंदगी में बैलेंस रहता है। जैसे वो लोग विजडम, कामनेस और गुडनेस, इन सारी चीज़ों को वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं या फिर उनमें ये चीज़ें पाई जाती है। फिर उससे थोड़ा नीचे आके जो रजगुण के अधिकारी होते हैं वो पैशनेट होते हैं बहुत ज़्यादा, वो एम्बिशियस होंगे, रेस्टलेसनेस होंगी, उनमें ड्राइव होती है। और मोस्टली देखा जाता है तो ये लोग थोड़ा मटेरियलिस्टिक होते हैं। मटेरियलिस्टिक बानान ठीक अच्छे की ना, अच्छा ठीक है, चलो। सतगुण यानी जो ऐसे ऋषि मुनि ऐसे टाइप के होंगे, जो बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते होंगे, बहुत काम है, बहुत शांत है। फिर रजगुण उससे थोड़ा नीचे, जो बहुत पैशनेट है, एम्बिशियस है, उनमें रेस्टलेस होंगी, उनमें आपको एक जज्बा दिखेगा, एक ड्राइव दिखेगा, वो बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों को अचीव करना चाहेगा। और इससे भी जो नीचे आएगा, नीचे के थर्ड लेयर में, वो होगा तमगुण के अधिकारी, जो इनर्शिया के डार्कनेस उनमें बहुत होगा। मतलब इनर्शिया मतलब रेस्ट में ऐसे रहना पड़, मतलब रहेगा थोड़े बहुत, मतलब बहुत ही नीचे कैटेगरी में आएगा। मतलब उनकी प्रकृति, उनका नेचर, वो लोग लेज़ी होंगे, उनमें नेगेटिव इमोशन बहुत होगा, उनको इग्नोरेंस बहुत मिलेगा, ऐसी सारी चीज़ें। मतलब लाइफ की जीने की जो क्वालिटी है वो उनकी थोड़ी ख़राब रहेगी। इसे मैं वो वाली नहीं बात कर रही हूँ, बट जो लाइफ को जीने की जो क्वालिटी है वो उसकी बात कर रही हूँ। ओके, फिर अपने आए शेल्डन। शेल्डन ने क्या किया, शेल्डन ने बॉडी टाइप के हिसाब से थ्योरी दिया है, जिनको हम सोमेटोटाइप भी कहते हैं। और उन्होंने फिजिक को पर्सनालिटी के साथ लिंक कर दिया। फिजिक यानी आपके फिजिकल अपीयरेंस को अपने पर्सनालिटी के साथ लिंक कर दिया। तो उन्होंने कहा कि 3 टाइप के उन्होंने बॉडी टाइप बताया है, मतलब फिजिक बताया है बॉडी टाइप। जहाँ पे अगर आपका बॉडी फैट होगा, राउंड होगा, यानी आप मोटे होंगे, गोल मटोल होंगे, गोपाल भार की तरह, तब आपका बॉडी टाइप को हम कहेंगे एंडोमॉर्फ। तब आप में कैसी क्वालिटी होंगी, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड रहोगे, सोशिएबल रहोगे और कंफर्ट लिविंग रहोगे, मतलब आप बहुत ज़्यादा चिल रहोगे। ओके, सीधी बात। दूसरा है, अगर आप मस्कुलर होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो आपका बॉडी टाइप होगा मेसोमॉर्फ। और यहाँ पे आप होंगे एक्टिव, एजर्टिव और करेजियस, आप बहुत साहसी होंगे, ब्रेव होंगे। फिर अपना, अगर आप बहुत ही ज़्यादा थीन और डेलिकेट, पतले हो एकदम से, बिल्कुल हवा में उड़ने की अगर आपको टेंशन है, तब आपको कहेंगे एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप। और यहाँ पे आप क्वाइट होंगे, आर्टिस्टिक, रिजर्व और इंट्रोवर्टेड हो सकते हो। आप चुपचाप हो सकते हो, आप इंट्रोवर्टेड हो सकते हो। यानी आप इमेजिन करो आपके क्लास में एक नर्डी लड़का है जो पतला दुबला है, चश्मा लगाता है,
चुपचाप ऐसे बैठा रहता है, इंट्रोवर्ट है, तो वही है एक्टोमॉर्फ। फिर एक लड़का है जो बहुत ही हीरो टाइप है, शायद एक दो लड़कियों को उसके ऊपर क्रश भी होगा, तो वो होगा मस्कुलर स्ट्रॉन्ग, तो वो एक्टिव होगा, असर्टिव होगा। और कोई लड़का होगा जो थोड़ा मोटा है, गोल मोटल होए, वो सबका अच्छा दोस्त होगा, सबके साथ मिलजुल के रहेगा, बहुत ही चिल रहेगा, सोशिएबल होगा। ओके, बस ऐसी बात है, याद रखने के लिए, इनको ना ज़्यादा दिल पे मत लगाओ। ओके, फिर अपने आए कार्ल जूंग ने लोगों को दो भाग में डिवाइड किया। पहले है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ये आपको पता है क्या है। और ये जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाला चीज़ है ना, ये बाद में जाके MBTI करके एक टेस्ट है, उसका फाउंडेशन बना। मतलब MBTI करके एक जो टेस्ट है, उस टेस्ट को करने का जो मेन बेस है वो है इंसान का इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होने पर ही कहते हैं। और फिर हमारे आए फ्रीडमैन और रोजेनमैन। उन दोनों ने ऐसे टाइप करके, जैसे टाइप अप्रोच में सीधा टाइप आ गया, तो उन्होंने 4 टाइप के बोले हैं कि ऐसे लोग होते हैं पर्सनालिटी के। पहले उन्होंने टाइप A और टाइप B बोला था, और बाद में जाके टाइप C और टाइप D आया। तो जो टाइप A वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हैं, वर्कहोलिक होते हैं, और CST रिस्क उनमें बहुत ज़्यादा रहता है। जो टाइप B के होते हैं वो लोग रिलैक्स रहते हैं, यानी टाइप A से टाइप B जो है वो बिल्कुल अलग है। फिर बाद में आया टाइप C, जो लोग कैंसर प्रोन होते हैं, यानी कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। और टाइप D, जो लोग डिस्ट्रेस्ड, यानी उनको में स्ट्रेस वगैरह होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। बस हो गई बात, इतनी सी चीज़ें याद रखो बस। फिर अपना आया ट्रेट अप्रोच। अब ट्रेट का मतलब सबको पता है कि कुछ सेट ऑफ स्टेबल, मेजरेबल और कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे हमने कहा कि कुछ सेट ऑफ स्टेबल और मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके होंगे, और उनके हिसाब से ट्रेट अप्रोच में हम देखेंगे कि लोगों को कैसे अलग किया गया है। सो ट्रेट्स रिमेन कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशन एंड टाइम। और एक चीज़ याद रखो, जो ट्रेट होती है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो कहीं भी हो, कैसा भी टाइम हो, कैसा भी सिचुएशन हो, वो सेम ही रहता है। यानी जो बंदा जैसे होता है ना, अंदर से उसकी असलियत दिख ही जाती है, वही बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे एल्बर्ट साहब ने थोड़ा लाल कलर कर दी, अच्छा लगता है। एल्बर्ट साहब ने कहा कि इंसानों में 3 तरीके के ट्रेट होते हैं, और उन्हीं से इंसान का ज़िंदगी चलता है। यानी 3 कैरेक्टर के लोग होते हैं। पहला होता है कार्डिनल ट्रेट को हम डोमिनेट ट्रेट भी हम कह सकते हैं, उसको आप देख लेना, मतलब डोमिनेट ट्रेट भी कहोगे। ऐसा ट्रेट जो इंसान के लाइफ को डोमिनेट करता है, यानी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो डोमिनेट करता है। जैसे गांधी जी के लाइफ में नॉन वायलेंस था। नॉन वायलेंस मतलब एक ऐसा ट्रेट जिसके इर्द गिर्द आपकी पर्सनालिटी बन जाती है, आपके ज़िंदगी का बहुत ही डोमिनेट ट्रेट वो है। तो वैसे होगा गांधी जी के नॉन वायलेंस, ये एक एग्जाम्पल है, आप देख लेना। फिर अपना आता है सेंट्रल ट्रेट। तो सेंट्रल ट्रेट का मतलब होता है जनरल ट्रेट, बेसिक पर्सनालिटी। जैसे इंसान में जनरली ये ट्रेट होता है, बेसिक पर्सनालिटी में हर किसी की होती है, जैसे ऑनेस्टी और सोशिएबिलिटी। मतलब जनरली इंसान हम मानते हैं कि ऑनेस्टी है, सोशिएबिलिटी है, मतलब थोड़ी बहुत मिलजुल के ही रहता है सबके साथ, तो ये हो गई नॉर्मल बेसिक ट्रेट। और फिर आता है सेकेंडरी ट्रेट जो है, मतलब देखो, प्राइमरी सेकेंडरी मतलब दूसरे लिस्ट पे इसकी प्रायोरिटी आती है, नाम से ही है। तो इसका मतलब है सिचुएशनल ट्रेट, सिचुएशनल प्रेफरेंसेस। तो ये चीज़ें मतलब इंसान के पूरे कैरेक्टर्स में नहीं आएगा, लेकिन उसके ज़िंदगी के क्या क्या प्रेफरेंस है, क्या लाइकिंग है, उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, उसको मतलब थोड़ा इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे इंसान की फूड चॉइस क्या है, स्टाइल कैसी है, उसके हैबिट्स, उसके आदतें कैसे हैं, ये बातें। ओके, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, थोड़ी सी थक रही हूँ। ओके, फिर हमारे नेक्स्ट जो आए हैं वो हमारे आए कैटल साहब ने दिया 16 सोर्स ट्रेट्स। इसको हम 16 PF टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। PF टेस्ट, 16 PF माने 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट, 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि आपके 16 तरीके के पर्सनालिटी होते हैं, मतलब 16 नहीं, 8 करके होंगे, इधर 8 होंगे, इधर 8 होंगे। मतलब आपका एक टेस्ट देगा, उसमें अगर नंबर एक्सट्रीम पे आएगा तो इधर के कैरेक्टर्स होंगे, और अगर थोड़ा लो पे आएगा तो इधर के कैरेक्टर्स होंगे, या फिर नंबर कहीं बीच में आया तो बीच का कुछ होगा, दोनों मिला के। तो उस तरीके से आप किसी इंसान की पर्सनालिटी को जज करते हो। ये आपके ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है और मास्टर्स में भी है। मैंने इसको किया हुआ है, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए इसमें, मतलब मेरे को अच्छा ही मिला नंबर इसके प्रैक्टिकल में। तो अच्छा टेस्ट है, इजी है बहुत। आपको बस 108 या कितना, हाँ 108 ही है, मुझे
पूरा याद नहीं है, इस नंबर को फिक्स मत मानना। इतने क्वेश्चंस देने होंगे उसको, इतने क्वेश्चंस देते आपको, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आप सारे क्वेश्चंस के आंसर निकालो और फिर अपने हिसाब से स्कोर बनाओ, ग्राफ करो, बहुत ईजी है। फिर अपने हैं आइसेंक। आइसेंक ने तो बहुत ही बेहतर तरीके से इंसान को ट्रीट में बनाया। आइसेंक ने कहा कि या तो ये होगा या ये होगा, या ये होगा या ये होगा। अभी ये वो एक मीम आता ना, या कुछ समझ नहीं आता इंग्लिश का, बोलता है या तो वही। सो या तो इंसान एक्सट्रोवर्ट होगा यानी आउटगोइंग सोशिएबल होगा, या फिर उसका उल्टा क्या होता है, इंट्रोवर्ट। या तो न्यूरोसिटिज्म होगा इंसान में, यानी इंसान बहुत ही एंशियस होगा, मूडी होगा, वो मानसिक रूप से थोड़ा चंचल होगा। या फिर वो इंसान स्टेबल होगा, इमोशनली स्टेबल होगा, काम होगा, स्टडी होगा। और या फिर इंसान में साइकोटिज्म होगा, यानी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होगा, टफ माइंडेड यानी ज़िद्दी होता है इंसान। या फिर सोशिएबिलिटी होती है, फ्रेंडली होते हैं, वार्म होते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, फिर हमारा एक और थ्योरी आता है जिसको हम बिग 5 थ्योरी कहते हैं, या फिर हम ओशन थ्योरी भी कहते हैं। और ये जो ओशन है ये एक निमोनिक्स की तरह काम करता है, जिससे आप ये याद रख सकते हो। ओशन का ओ से आता है ओपननेस, सी से कॉन्शियंटियसनेस, फिर ई से एक्सट्रोवर्जन, ए से एग्रीएबलनेस और एन से न्यूरोटिसिज्म। तो ये आपको, हम इसको बिग 5 थ्योरी कहते हैं या फिर ओशन थ्योरी भी कहते हैं। इसको दिए थे खोस्टा और MC क्रे। हाँ यही है। ओके, तो ओपननेस जो होगा, वो बंदा ओपन होगा तो वो क्रिएटिव होगा, क्यूरियस होगा, इमेजिन बहुत अच्छे से कर सकता है, इसकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी। फिर अपना जो कॉन्शियंटियसनेस होगा, कॉन्शियंटियसनेस जो ट्रेट जिस बंदे में होगा, वो बंदा बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होगा, डिसिप्लिन होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। आपने वो कॉन्शियस करके एक शब्द सुना होगा ना, आजकल बहुत चलता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो कॉन्शियसनेस यानी आप प्रेजेंट कितना हो, आप माइंडफुल कितने हो, तो उसी से आया ये। तो जो बंदा प्रेजेंट होगा, माइंडफुल होगा, जागरूक होगा, वो ऑर्गेनाइज होगा, डिसिप्लिन होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, सीधी बात। फिर एक्सट्रोवर्टिज्म बहुत बार आता है, आपको समझ आता है। जो एग्रीएबलनेस है, मतलब बंदा एग्री कर लेता है, उसको एग्री करवाना इजी है, वो काइंड है, कोऑपरेट कर देता है, ट्रस्टिंग है, ट्रस्टवर्थी है। और न्यूरोटिसिज्म तो या पता ही है ना, कि एंशियस होता है, मूडी होता है, इनसिक्योर होता है, यानी मानसिक रूप से थोड़ा मतलब स्टेबल नहीं है। बस समझ के में आ गई बात। अपना अब आया है साइकोडायनामिक अप्रोच। ये बहुत बढ़िया है, मतलब नहीं बढ़िया उतना कुछ है नहीं, बट थोड़ा वो है, मतलब कॉन्सेप्चुअल है। ओके, फिर अपना तीसरा थ्योरी कौन सा है, साइकोडायनामिक अप्रोच। सो साइकोडायनामिक अप्रोच का बेसिकली जो दिया है, वो दिया है हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने। और ये एक्चुअली बहुत लार्ज टॉपिक है, बट आपके बुक में जितना है हम उतना ही जाएंगे इसके डीप में। तो ये बताता है कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है ना, वो उसके मन में छुपे हुए जितने भी राज है उसी का बहिर्प्रकाश है। यानी इंसान के जो भी अनकॉन्शियस मोटिव्स है, मतलब मन ही मन में उसके क्या मोटिव है, अनकॉन्शियस में क्या मोटिव चलता है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्या चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस है, ट्रॉमास है, वही सारा रिफ्लेक्ट होता है उसके पर्सनालिटी में। और ये 3 कॉन्सेप्ट देता है, जिसमें पहला है इड, ईगो, सुपर ईगो, और एक है डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, तो डिफेंस मैकेनिज्म में सबको पता ही है कि हम डिफेंस करते हैं कि कोई भी अगर हमारे ऊपर मानो दोष आ गया, कोई गलती हमसे हो गई, तो हम उसको दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। इसमें पहला आता है प्रोजेक्शन। ओके, फिर अपना दूसरा जैसे आता है डिनायल। मतलब हमने प्रोजेक्ट कर दिया कि नहीं ये हमने नहीं किया, ये किसी और ने किया होगा। ये ना थोड़ा टॉपिक शायद डालना था, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर डिनायल, फिर अरे गिरी गया पेन अपने हाथ से। तो डिनायल मतलब नहीं, मैंने किया ही नहीं, बस हो गई बात। और फिर आपने तीसरा आएगा रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या आएगा ना बेटा, कि हम कहानी बनाएंगे उस गलती को छुपाने के। जैसे अगर अपने टेस्ट में कम नंबर आ गए, तो आपने कहानी बना दिया कि मैम ने अच्छे से नहीं पढ़ाया इसलिए मेरे नंबर कम आ गए, यानी आप दोष मेरे ऊपर डाल दोगे, ब्लेम मेरे ऊपर डाल दोगे। तो इसको हम कहेंगे रिग्रेशन। आप लोग ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे ना। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट आता है जो इम्पोर्टेंट है। ये एक्चुअली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने डिस्कस कर दिया।
तो अपना 3 कॉन्सेप्ट होता है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो पर्सनालिटी इसमें क्या है, पर्सनालिटी जो है ना, इंटरप्ले ऑफ ईड, मतलब पर्सनालिटी इन तीनों चीज़ों से मिलके बना है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो इसको ना मैं कैसे, मतलब मेरा जो है, इसको मानो छोटा बेटा, जो ईड है उसको आप छोटा बेटा मानो, जो ईगो है वो बड़ा बेटा मानो, और जो सुपर ईगो है ना उसको आप मानो बाप। मैं ऐसे ही समझती हूँ इसको। तो जो प्लेजर है, ईट माने प्लेजर, तो जो छोटा बच्चा है उसको मज़ा चाहिए, वो प्लेजर पे चलता है। उसको ऐसा है कि आइसक्रीम के दुकान पे जाके खड़ा हो गया लाइन पे, लेकिन उसके बाद में 2 बंदा आए, उसको दे दिया। ये बंदा, छोटा बच्चा चाहता है प्लेजर, छोटा बच्चा चाहता है कि मैं आइसक्रीम वाले अंकल को बुरी भली सुना दूंगा, इन्होंने मेरी आइसक्रीम लेट से क्यों दी है। और उधर ही बाप रहते हैं, बहुत ही हाई मोरल है, सुपर ईगो है, इनका मोरलिटी बहुत हाई है। वो कहते हैं नहीं बेटा, मतलब उनको दे दिया तो क्या हो गया, हम थोड़े आराम से सहज तरीके से रह लेते, मतलब नहीं लेते आइसक्रीम, ठीक है। तो लेकिन उधर होता है बड़ा बेटा, वो कहता है ना, छोटे के जैसा एकदम से इतना वो मज़ा चाहता है नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि बुरी भली सुना देगा, ऐसा भी नहीं है। जो बाप है कि कोई कुछ भी कर दे मैं मान जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। वो जाता है, जब उसकी सीरियल आता है लाइन में, वो आगे जाता है, वो बोलता है अंकल आपने हमको वेट करवा के पीछे वालों को दे दी, ये तो सही नहीं किया आपने। यानी ना उन्होंने गलती मानी है और ना ही खुद गलती की है, इन्होंने ईगो पे चला है, यानी रियलिटी पे चला है। ओके, समझ आ गई। तो ईड का मतलब प्लेजर है, सुपर ईगो यानी मोरलिटी, और ईगो मतलब रियलिटी। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो पूरी पर्सनालिटी है ना, वो कहाँ से होंगी, कि हमारे प्लेजर प्रिंसिपल कब काम करेगा, रियलिटी में हम कब काम करेंगे, हमारी मोरलिटी कब काम करेगी, इन सारी चीज़ों से मिलके बनेगा कि हमारी क्या है, पर्सनालिटी कैसी होगी। ये किसने कहा, फ्रॉइड ने कहा। फ्रॉइड के हिसाब से लेवल ऑफ माइंड कितने हैं, 3 लेवल के माइंड होते हैं। एक होती है कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, 3 तरीके के माइंड होते हैं। और ये जो डिफेंस मैकेनिज्म में मैंने कहा था ना आपको, हाँ, तो यही वाली बात है। मतलब थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखना था, बट मैंने लिखा नहीं, तो रिप्रेशन मैंने बोल दिया, डिनायल और प्रोजेक्शन जो भी है वो मैंने आपको बोल दिया। ओके, अब फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो पूरी पर्सनालिटी, जो इंसान की डेवलपमेंट होती है ना, वो 5 स्टेज में डेवलप होती है। और वो स्टेज क्या है, थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लाल कलर किया है, तो आप ध्यान दो। तो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हम इसको कहेंगे। पहला स्टेज है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज कब होता है, 0 से 2 ईयर्स, जब बच्चा सकिंग से प्लेजर लेता है, यानी खाने से, बाइटिंग से। द प्लेजर फ्रॉम सकिंग, ईटिंग एंड बाइटिंग। वो माँ तब उस उम्र में माँ उसको ब्रेस्ट फीड कर रही होती है, तो वो सकिंग को जानता है। फिर खाना खाने से, और फिर नए नए दांत आते हैं, तो छोटे बच्चे देखना काटते हैं, उसके पूरे दांत के बीच में अपना उंगली रखो तो वो काटेगा। तो बच्चा जब 2 मतलब 0 से, यानी जन्म से जो 2 साल का हो रखा होता है, तब उसको ये सब करने में मज़ा आता है, तो उसको हम कहते हैं ओरल स्टेज, यानी उसकी सारी प्लेजर जो है वो ओरली आ रहा है। लेकिन 2 से 3 साल में बच्चा क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, कंट्रोल ऑफ बोल मूवमेंट जो होती है, यानी वही पॉटी ट्रेनिंग वाली चीज़ें, इन ये सब होता, मतलब होता तो पहले से, लेकिन बच्चे को समझ नहीं आता है कि मेरी पॉटी होती है, टॉयलेट होती है, तो पेट साफ होता है, अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा समझ आता है। तो इसको हम कहते हैं एनल स्टेज, क्योंकि एनल से उसके एक्सप्रेशन होते हैं और उसी से बच्चे को प्लेजर मिल रहा होता है। फिर अपना तीसरा स्टेज क्या है, फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज यानी फोकस ऑन जेनाइटल्स, ओडिपॉस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो 3 से लेकर 6 साल तक बच्चा अपने जेनाइटल पे फोकस करता है। मतलब फोकस करता है क्या है, मतलब उसको थोड़ा समझ आता है कि चलो मैं लड़की हूँ तो मेरे जेनाइटल्स ऐसे हैं, मैं लड़का हूँ तो मेरे ऐसे हैं। और ये जो ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, इनमें ऐसा भी है कि बचपन में जब एक लड़की होती है उसका, मतलब ऐसे बहुत आपने देखा होगा, मतलब जनरली देखे होंगे कि बच्ची जो है लड़की, वो कहती है कि मैं तो अपने बाप के जैसे बंदे से शादी करूँगी। मतलब अपने पापा के टूवर्ड्स उनको फादरली फीलिंग से ज़्यादा एक और तरीके की मतलब फीलिंग्स आती है, जहाँ पे
अपने पापा की जो इमेज है उनको वो रोमांटिसाइज टाइप के करने लगती है और उनको लगता है कि मेरे पापा ही मेरे आइडियल पर्सन है, आइडियल मैन है, मेरे को शादी अगर करनी है तो ऐसे ही बंदे से करना है। तो ये सारी चीज़ें। ऑन द अदर हैंड हम लड़कों में भी ये चीज़ देखते हैं, वो अपने माँ के टूवर्ड्स एक रोमांटिक अट्रैक्शन फील करते हैं। और ये वही कॉन्सेप्ट है जो लड़कियों में लड़कों में अलग अलग है। तो अलग अलग मतलब ऑपोजिट जेंडर के प्रति उनका वो अट्रैक्शन स्टार्ट होता है, लेकिन वो घर से होता है क्योंकि उनको बाहर उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है तब। तो वो बात है। फिर अपना चौथा स्टेज है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज जब 6 से 12 साल के होते हैं, जैसे बच्चों में सेक्सुअल फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, वो स्कूल में फोकस करते हैं, पीयर्स ग्रुप हॉबीज़ वगैरह में फोकस करते हैं। मतलब उसको पहली बार वैसे इन्हीं सालों में मतलब उसको वो थोड़ा देखते हैं कि मतलब मेरे पीयर्स कैसे हैं, मतलब दोस्त कैसे हैं, उनकी क्या हॉबीज़ है। मतलब वो थोड़ा उसी वक्त समझने लगते कि अरे मुझे तो पेंटिंग करना अच्छा लगता है, मैं तो मतलब स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, मेरे दोस्त ऐसे है, ये मेरा दोस्त है, ये अच्छा बंदा है तो ये मेरा दोस्त है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे वो समझ आती है उन सारी चीज़ों पे। और बाद में पांचवा स्टेज अपना है जेनाइटल स्टेज। इसको हम कहते हैं 12 से लेके उसके प्लस उम्र तक, तो टीनेज वाली एज। और इसमें मैच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है, बच्चों का रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है तब कई बार। तो वो सारी फेजेस है, तो इसको आप याद रखो कौन से फेज में क्या होता है और कौन सा फेज किस उम्र तक है, इसको याद रखो। फिर इसके बाद ना हमारे आए न्यू फ्रीडियंस। इन्होंने ये जो फ्रीड वाली आइडिया है ना, इसको इन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन इन्होंने चाहा कि हम खुद से थोड़ी बहुत मॉडिफाई कर दें। तो ये उतना ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उतना एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इसमें पहला अपना कार्ल यूंग है। कार्ल यूंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस और आर्किटाइप का आइडिया दिया है। मतलब इन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसी वाली बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये मतलब सेक्सुअल वाली अनकॉन्शियस वाली चीज़ों से ही इंसान की पर्सनालिटी नहीं बनती है, बल्कि बहुत सारी और चीज़ें होती है जहाँ पे कलेक्टिव अनकॉन्शियस, मतलब हमारे अनकॉन्शियस में ज़रूरी नहीं है ना सिर्फ सेक्सुअल बातें ही हो, बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, तो वो सारा मिला के होता है। फिर अल्फ्रेड एडलर ने कहा कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी। फिर कहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी ना कई बार पर्सनालिटी में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है। जैसे मानो जैसे मतलब जब 12 क्लास के हो जाते हैं, जैसे 15-16 के बच्चे हो जाते हैं, तब उनको समझ में आता है कि यार ये ऋतिक रोशन है, इनकी इतनी एब्स है, ये इतने मतलब हैंडसम दिखते हैं, और मानो वो लड़का थोड़ा सा मतलब हाइट उसके कम है, तो वो थोड़ा अपने आप को इन्फीरियर समझने लगेगा। वो चाहेगा कि वो स्ट्राइव करेगा कि वो भी सुपीरियर बने, यानी अट्रैक्टिव बने। और सेम एज लड़कियों में भी देखो, कोई लड़की मानो थोड़ी सी मोटी है, मानो उसको कोई बीमारी ही है, तो लड़की थोड़ी मोटी है लेकिन वो देख रही है अपनी कैटरीना कैफ को, वो कैसे नचती है, कैसे डांस करती है, सारी चीज़ें, तो उसको लग रहा होगा यार इसके फिगर कितना अच्छा है, कितना सही है, बट मैं तो ऐसी नहीं हूँ, तो वो शायद इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स महसूस करेगा। ये बात है। दूसरी बात है, मानो स्कूल में सब लोग गए और क्या होगा कि कोई बच्चा बहुत ही अमीर घर का है, वो कुछ अच्छा बैग लेके आएगा, उसके कपड़े अच्छे होंगे, उसके शूज़ अच्छे होंगे, और कोई गरीब घर से है तो उसके चीज़ें उतने अच्छे नहीं होंगे, तो उस जगह पे उसको इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आएगा। और इन्हीं सारी चीज़ों से भी हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ओके, तो अब समझ आ रहा है ना कि इन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपनी राय भी दी है। फिर अपने आते हैं कैरन हॉर्ने साहब। वो कहते हैं कि इंसान में एक बेसिक एंजाइटी होती है जहाँ पे वो हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहा होता है, अगेंस्ट और अवे फ्रॉम पीपल, मतलब लोगों के साथ मिलके, कभी उनसे दूर जाके, कभी उनके साथ चल के मतलब आगे बढ़ते हैं, चीज़ें करते हैं। तो हमारी सोसाइटल लेवल पे जो हमारे कनेक्शंस होते हैं, जो हमारे बॉन्ड होते हैं, उसके हिसाब से भी हमारी पर्सनैलिटी बनती है। आई होप आपको बेसिक बेसिक आइडिया लग रहा होगा। हमारा मतलब, हमारा मोटिव यही है कि आपको एक बेसिक आइडिया लगे। हम इधर पूरी डिस्क्रिप्शन करके पूरी कथा पढ़ नहीं रहे हैं। ये बात मैंने कितनी बार बोल दी है, मैं बहुत बातें करती हूँ। फिर हमारे आए एरिक एरिक्सन साहब। उन्होंने कहा कि साइको सोशल स्टेजेस होती है जहाँ पे हमारी एक स्टेज ऐसा आता है, हमें आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, यानी हम ऐसे सोचने लगते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हम कौन हैं, हम क्या करने आए हैं, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है।
तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिटी क्राइसिस बनाएगा। ओके, फिर अपना चौथा है, अच्छा बहुत बड़ा है यार ये चैप्टर तो। फिर अपना चौथा है बिहेवियरल अप्रोच। तो बिहेवियरल अप्रोच में क्या आएगा, तो अपने पहले हमने देखा ना कि साइकोडायनामिक अप्रोच, अब हमारा है बिहेवियरल अप्रोच। तो बिहेवियरल अप्रोच में क्या होता है बेटा, पर्सनालिटी इज अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग, रीइंफोर्समेंट एंड कंडीशनिंग। तो अपनी जो पर्सनालिटी होती है ना, वो किस चीज़ पे बनती है, बिहेवियर के हिसाब से। अब बिहेवियर में हम सीखते भी हैं, वो भी हमारा बिहेवियर है। रीइंफोर्समेंट यानी हमने रिवॉर्डिंग सिस्टम अपने लिए कैसे बनाया है, पनिशमेंट सिस्टम कैसे बनाया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और हमारी कंडीशनिंग कैसी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और ये फोकस करता है कि इंसान में ऑब्जर्वेबल बिहेवियर क्या होता है रैदर देन इनर ट्रेट्स। यानी इंसान के अंदर क्या है हम उतना नहीं देखते, हम बस उसकी जो बिहेवियर बाहर से दिख रही होती है उसको देख के उसके पर्सनालिटी का एक मोटा मोटा आइडिया लगाते हैं। उसमें पर्सनालिटी लर्न बिहेवियर्स थ्रू कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट एंड मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब दूसरों को देख देख के सीखना। ओके, फिर अपना पांचवा है कल्चरल अप्रोच। कल्चरल अप्रोच में कि कल्चर और इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में इंसान का पर्सनालिटी कैसे होती है। इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट मतलब उसकी हैबिटेट, वो किस जगह पे रह रहा है, उसकी इकोलॉजी जो है। तो यहाँ पे सोसाइटीज़ कैसे एनकरेज करती है डिफरेंट ट्रेड्स को, यानी कुछ सोसाइटी में कोई अगर कैरेक्टर है तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, कुछ जगह पे उसको बुरा माना जाता है। तो उसी के हिसाब से अगर कोई जो अच्छा मानते हैं लोग तो इंसान के पर्सनालिटी में वो आएगा, कहीं पे अगर वो उसको गलत मानते हैं तो इंसान की पर्सनालिटी में वो नहीं आएगा, वो उसको दबाने की कोशिश करेगा। तो यही बात है। ओके, फिर हमारा है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में हम इंसान की फ्री विल देखते हैं, यानी उसकी इच्छा क्या है उस पर ध्यान देते हैं। वो अपने अंदर ग्रोथ करना चाहता है, अपने ज़िंदगी में ग्रो करना चाहता है, इसको देखते हो। और इधर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का भी आता है, यानी हम अपने बारे में आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, हमें एनलाइटमेंट की प्राप्ति ऐसे कहते हैं। तो अपने बारे में हम आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। एम्फोसिस करता है पॉजिटिव सेल्फ व्यू और फुलफिलमेंट, यानी हम आत्मसंतुष्ट है क्या है क्या नहीं, मतलब हम सेल्फ सफिशिएंट है कि नहीं, अपने खुद से संतुष्ट है कि नहीं, मतलब सेटिस्फाइड है कि नहीं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो इस पे हमारे कुछ प्रमुख हैं साइकोलॉजी जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। पहले तो है हमारे कार्ल रोगर्स। मैं फिर से थोड़ा पानी पीती हूँ। तो कार्ल रोगर्स ने क्या कहा कार्ल रोगर्स ने कहा कि हमारे जो सेल्फ है उसके दो एस्पेक्ट है। पहला है रियल सेल्फ, कि हम अपने आप को देखते कैसे है एक्चुअली में, और दूसरा अपना है आइडियल सेल्फ, यानी हम अपने गोल्स को और अपने आप को सोचते कैसे है कि हमें कैसा होना चाहिए। यानी आप इसको रियल सेल्फ मानो, मतलब जो आप हो वो हो, और आइडियल सेल्फ का मतलब होता है हम नहीं कहते बेस्ट वर्जन बनना है, तो अपना बेस्ट वर्जन हमारे मन में कैसा है वो हमारा है आइडियल सेल्फ। ओके, अब कार्ल रोगर्स के अकॉर्डिंग एक हेल्दी इंसान, हेल्दी पर्सनैलिटी कौन होगा, एक फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन कौन होगा, जिनके अंदर ये 5 ट्रेट होंगे। वो ट्रेट क्या क्या हैं। पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी वो इंसान एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ओपन होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। दूसरी बात है कि वो एग्जिस्टेंशियल लिविंग में रहेगा, यानी वो जहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसी में वो रहने की कोशिश करेगा, लिविंग इन प्रेजेंट। वो ना पास्ट में स्टक रहेगा ना फ्यूचर में स्टक रहेगा। ओके, तीसरी बात है ट्रस्ट इन वंस फीलिंग। वो दूसरों के ऊपर या फिर अपने जो इनर सेंस है कि अपने जो फीलिंग्स है उसके ऊपर वो ट्रस्ट करेगा, यानी वो उसको अपनी गट फीलिंग को वो मानेगा। ओके, चौथी है अपनी क्रिएटिविटी, वो क्रिएटिव होगा। पांचवा है फुलफिल्ड लाइफ, वो अपनी लाइफ में फुलफिल्ड महसूस करेगा, और अगर नहीं भी करेगा तभी वो ग्रो करना चाहेगा, अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहेगा। ओके, और इसी में अपना आता है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हम कहते हैं मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड। ये एक पिरामिड है जो आपने देखा होगा, या फिर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हो। तो पिरामिड में सबसे नीचे हमारा आता है साइकोलॉजिकल नीड हमारा, फिर उसके ऊपर आता है हमारा सेफ्टी, कि पहले हम चाहते हैं कि हमारे साइकोलॉजिकल नहीं फिजियोलॉजिकल, आई एम सॉरी। तो पहली बात हम चाहते हैं कि हमारी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो पूरी हो जाए। फिर दूसरा हम चाहते हैं कि हमारी सेफ्टी मिले हमें। फिर हम चाहते हैं तीसरे में कि हमें लव मिले, बिलोंगिंगनेस मिले, कि हमें प्यार मिले, केयर मिले।
फिर चौथी हम चाहते हैं कि अपनी जो सेल्फ एस्टीम है जो हमने पहले पढ़ी थी ना, वो हमारा हाई हो जाए, और एकदम पिरामिड के टॉप पे हम चाहते हैं कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज पे पहुंच जाए। तो ये होती है मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की मतलब पता है ना, ये जो सीनियर जूनियर करके हायरार्की बनी होती है, बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, तो वही है। तो इसमें नीचे से लेके जब हम ऊपर जाते हैं, नीचे से लेके, तो पहला हम चाहते हैं अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर हम सेफ्टी चाहते हैं, फिर हम बिलोंगिंगनेस चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, कैरियर चाहते हैं, कैरियर नहीं केयर चाहते हैं, फिर हम चाहते हैं अपनी सेल्फ एस्टीम हाई हो, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है हाईएस्ट नीड, जो कि अपनी पोटेंशियल को पूरे करने की नीड है। यानी जब हम पोटेंशियल को हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचेंगे तभी हम अपने लाइफ से, अपने आप से सेटिस्फाइड रहेंगे। तो ये बोलता है कि इंसान की जो बिहेवियर है वो ग्रोथ से और फुलफिलमेंट से ड्राइव होता है। यानी इंसान ग्रो करना चाहता है तभी उसके अंदर ड्राइव महसूस होती है, और वो इंसान लाइफ में फुलफिल होना चाहता है तभी उसके मतलब बिहेवियर में ड्राइव आती है। ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक है। मुझे लगा था 1 घंटा तो चल ही जाएगा, बट हाँ 50 मिनट तो हो गए, लेकिन इसमें हमारे 3 ही टॉपिक हैं, लेकिन 3 के अंदर बहुत सारे हैं भाई, छोटे छोटे। ये बहुत लंबा चैप्टर है, मैं थक रही हूँ, बट ठीक है। तो इस पे हमारा टॉपिक लास्ट है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अब हमने पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ जान लिया, इस अप्रोच से ये है, उस अप्रोच से ये है, ब्ला 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 ब्ला। अब हमें इस पर्सनैलिटी को एसेस भी तो करना है, टेस्ट भी तो करना है। तो पर्सनैलिटी का डेफिनेशन क्या है, सॉरी पर्सनैलिटी का डेफिनेशन नहीं, पर्सनैलिटी का असेसमेंट का डेफिनेशन क्या है। सो फॉर्मल एफर्ट टू अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज पर्सनैलिटी असेसमेंट। कि हमने एक एफर्ट लगाया किसी को समझने के, किसी को पर्सनैलिटी को समझने में, वही बात है। इसमें 3 तरीके के मेन मेजर्स होते हैं और उनमें छोटे छोटे टेस्ट आते हैं। पहला अपना है सेल्फ रिपोर्ट। तो नाम से पता लग रहा है कि इंसान खुद एक टेस्ट के माध्यम से या फिर क्वेश्चनर्स के माध्यम में इंडिविजुअल खुद अपने बारे में जवाब देगा। यानी सेल्फ रिपोर्ट, खुद ही खुद को रिपोर्ट कर दिया, खुद ने क्राइम किया खुद ही को रिपोर्ट कर दिया, तब हम क्या कहेंगे, तो खुद ही को नहीं, खुद ही ने रिपोर्ट कर दिया, हम इसको कहते हैं सेल्फ रिपोर्ट। ओके, इसका डिस्क्रिप्शन में अगर हम देखेंगे तब इंसान एजम्पशन लगाता है खुद के बारे में, खुद के फीलिंग्स के, थॉट्स के बारे में, और बिहेवियर के बारे में। ओके, इसके एग्जाम्पल्स में मतलब किस किस तरीके का टेस्ट उसमें होते हैं ये आप थोड़ा सा याद रखो। पहला होता है MMPI, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, जो कि अपने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को डायग्नोस करती है। फिर दूसरा अपना होता है JMPI, जेनकिस एक्टिविटी सर्वे। ये अपना जो टाइप ए वाले, टाइप A, टाइप B, टाइप C वाले बिहेवियर पढ़ा था ना, उसको मेजर करता है। फिर अपना आता है EPQ, आइसेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनरी। तो आइसेंक का क्या था, एक्सट्रोवर्टिज्म था, इंट्रोवर्टिज्म था, न्यूरोसिटिज्म था, फिर अपना स्टेबिलिटी था, साइकोटिज्म, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें थी, तो इसको मेजर करता है। और फिर 16 PF SS16 सोर्स स्टेट हमने बात कर ही ली, तो इसमें कुछ खास नहीं है, मतलब फिर से बताने के लिए कुछ खास नहीं है, वैसे तो बहुत खास है भाई। ओके, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड है, ऑब्जेक्टिव है, और ईजिली हम इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लोगों को हमको बस दे देना है क्वेश्चन और वो लोगों ने खुद ने आंसर करना है, तो इजी है। और इसकी लिमिटेशन क्या है कि सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायास होती है। अब इंसान करना चाहेगा नहीं चाहेगा, उसके डिज़ायर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है अपने बारे में इंसान सही ना बोले, वो फेक करे या फिर झूठ बोले, तो वही बात है। फिर अपना दूसरा अप्रोच क्या है, प्रोजेक्टिव अप्रोच। तो प्रोजेक्टिव अप्रोच में हम क्या करते हैं कि हम प्रोजेक्शन के माध्यम से, कि वो लोग कैसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्शन के माध्यम में उनके अनकॉन्शियस मोटिव्स को जानने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम एक एम्बिग्यूअस स्टिमुलाई रखेंगे। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जिसका कुछ फिक्स मतलब नहीं रहता है, फिक्स कोई मीनिंग नहीं है उसका। तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं, जैसे हम कोई इमेज दे देते हैं और इंटरप्रेट वेग मटेरियल मतलब उसका कोई फिक्स कुछ नहीं है। रिवेलिंग हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, जैसे हमने किसी को एक इमेज दे दिया, आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, चित्र वर्णन, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, ग्रामर में पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन। तो हमने एक पिक्चर दे दिया और उसको बोला आप बताओ इसमें क्या चीज़ हो रखी है, नहीं हो रखी है। तो इंसान बोलेगा कि अच्छा मुझे लगता है ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। तो वो जैसे जैसे बोलेगा वो खुद वैसे वैसे है, वही बात है, सीधी बात। मैं बहुत सीधी बात है तो बोलती रहती हूँ, लेकिन बातें बहुत घुमा फिरा के करती हूँ। ओके,
हम ना अगर फेस टू फेस क्लास करते तो बहुत मज़ा आता मुझे लगता है, लेकिन मैं जल्दी सेटअप करवाऊँगी। आप लोग थोड़ा चैनल को ग्रो करवाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, तभी ना मैं थोड़ा इन्वेस्ट करूँ। ओके, तो इसमें पहला टेस्ट हमारा है रोसर्च इंक ब्लोट टेस्ट। तो ये आपने इंक ब्लोट में क्या देखा वो आपकी पर्सनालिटी को, आपके थॉट प्रोसेस को रिवील करती है। ओके फिर अपना आता है टेट, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, जिससे कि इंसान स्टोरी बनाता है किसी एम्बिग्यूअस पिक्चर से और उससे उसके मन में क्या नीड्स है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो सारा हमें पता लगता है। फिर आता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। कोई सेंटेंस दे दिया, उसको आपको कंप्लीट करने के बोलेगा, जिससे आपको पता चलेगा आपके एटीट्यूड कैसे है, आपके डर क्या है। फिर ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, किसी पर्सन को ड्रॉ करने के लिए बोलेगा। ड्राइंग रिफ्लेक्ट्स सेल्फ इमेज एंड इमोशंस। जब आप ड्रॉ करते हो, अपने मन से ड्रॉ करते हो, तो पता चलता है आपके मन में क्या है। कितने आसान है। फिर अपना है पीएफ स्टडी, ये रोजनविक और पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी है, जहाँ पे रिस्पॉन्स टू फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन शोज हाउ पर्सन हैंडल्स फ्रस्ट्रेशन। तो यहाँ पे पिक्चर फ्रस्ट्रेशन में आपको कोई ऐसा पिक्चर ड्रॉ करने के लिए दे जाएगा जो टेढ़ी मेढ़ी है, जो थोड़ा सही नहीं है, और वहाँ पे आपको देखा जाएगा कि उसको देख के आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो या नहीं। तो ये बात है, कितनी बढ़िया चीज़ें हैं ना टेस्ट करने के। ओके, तो इसके स्ट्रेंथ है कि ये अनकॉन्शियस मोटिव को बताता है, और इसकी वीकनेस है कि जो इंटरप्रिटेशन है ना वो ना सब्जेक्टिव हो सकता है। यानी मैं अगर एग्जामिन कर रही हूँ तो मैं अगर किसी चीज़ को सही मानती हूँ तो मैं इसको सही बोलूँगी, चाहे वो गलत हो। आप अगर किसी चीज़ को करते हो, आप अगर वो सही चीज़ को भी गलत मानते हो, आप उसको गलत कहोगे चाहे वो सही हो। तो यहाँ पे इंसान का इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और जो एग्जामिन कर रहा है ना वो बहुत स्किल्ड होना चाहिए, वे किसी को नहीं बिठा सकते हैं। ओके, अपना तीसरा है बिहेवियरल। इसमें भी थोड़ी बहुत चीज़ें तो है। तो बिहेवियरल में सीधी बात है कि अपने बिहेवियर को जज करते हैं, चाहे वो नेचुरल सेटिंग में हो या फिर कंट्रोल सेटिंग में हो। तो इसमें पहली जो मेथड है वो अपनी है इंटरव्यू सबको पता है, वो क्वेश्चन आंसर होती है। फिर अपना है ऑब्जर्वेशन, यानी किसी को ऑब्जर्व करके देख के बताओ उसके क्या हो रही है किसी रियल लाइफ सिनारियो पे। जैसे क्लासरूम में, जैसे वो प्रिंसिपल आके नहीं बैठते इंस्पेक्शन के लिए क्लासरूम में, और वो देखते हैं टीचर कैसे पढ़ा रहे होते, वही है ऑब्जर्वेशन। फिर वर्क प्लेस पे भी ऑब्जर्वेशन होती है। और इस पे ना एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं रेटिंग्स के लिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लाल लाल किया है। तो रेटिंग स्केल में क्या होती है ना कि जब कोई टीचर हो, कोई पेरेंट हो या फिर कोई पीयर हो, इनका कोई भी ग्रुप का बंदा हो, उनको रेट करते हैं। लेकिन मतलब रेट करते हैं, यानी हम दूसरों से पूछते हैं कि आप बताओ ये कैसे है कैसे नहीं है। लेकिन इसमें एक 3 दिक्कतें आती है। पहली दिक्कत तो कि एक होता है हेलो इफेक्ट। बहुत बात कर रही हूँ ना इसलिए थोड़ा खराश हो गया है। तो हेलो इफेक्ट में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि ओवरऑल एक इंसान की जैसे इम्प्रेशन होती है ना, उससे पूरा जो बंदा एग्जामिन कर रहा है वो पूरा इन्फ्लुएंस हो सकता है। जैसे कि उसको अगर कोई अच्छा बच्चा है, कोई बच्चा हो सकता है मार्क्स उसके अच्छे हो लेकिन उसकी आदत बहुत ख़राब हो, वो बहुत शोर करता हो क्लास में, लेकिन वो किसी टीचर को लगता है कि अच्छी बच्ची है तो सारी जगह अच्छी ही होंगी। ये मेरे साथ होता था, मैं ऐसी बच्ची थी, मेरे मार्क्स तो अच्छे आते थे लेकिन मैं बैक बेंचर टाइप की थी। बट एक बार तो मैं सस्पेंड होते होते बच गई, सस्पेंड किया नहीं था मुझे तो वही सोचो। लेकिन कुछ टीचर, कुछ नहीं सारे टीचर्स ऐसे ही सोचते थे कि बच्ची मार्क्स अच्छे हैं तो बच्ची अच्छी है। तो मैं क्यों अपनी राज खोल रही हूँ। फिर अपना है मीडियल कैटेगरी बायस। कुछ लोगों को ऐसी टेंडेंसी रहती है कि हमें बीच का ही नंबर देना है, ऑलवेज हमें एवरेज को ही चूज़ करना है, ना हमें हाई की तरफ जाना है ना लो की तरफ जाना है। फिर है एक्सट्रीम कैटेगरी बायस। एक्सट्रीम कैटेगरी मतलब कुछ टीचर ऐसे होते हैं, फिर कुछ लोग मानो ऐसे होते हैं, वो सोचेंगे या तो मेरे को बहुत हाई नंबर देना है या मेरे को बहुत लो नंबर देना है, इसके बीच में कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके के बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं इस रेटिंग स्केल में, इसलिए दूसरों से कृपया अपनी रेटिंग ना कर पाए। ओके, तो फिर हमारा एक और ऑप्शन टेस्ट बचा है जिसको कि हम कहते हैं नॉमिनेशन। अब नॉमिनेशन सबको पता है बेटा, तो नॉमिनेशन हमने अवार्ड्स वगैरह सब कुछ देख रखा है। तो वहाँ पे जो फैमिलियर इंडिविजुअल होते हैं, जैसे पीयर्स होते हैं, टीचर्स कलीग्स होते हैं, वो किसी ट्रेड के बेसिस पे, किसी क्वालिटी के बेसिस पे इंसान को नॉमिनेट करता है। आपने गेम शो वगैरह में देखा है कि आपको क्या लगता है कि इन सब में
सबसे गंदी आदत किसकी होगी, ऐसे नाखून चबाने वाली गंदी आदत किसकी होंगी, तो बहुत लोग इसको नॉमिनेट करते हैं 1 2। अरे आप लोग बिग बॉस देखने वाले हो, आपको तो पता ही है नॉमिनेशन। ओके, फिर अपना है सिचुएशनल टेस्ट, तो जहाँ पे किसी इंसान को पर्टिकुलर रियल लाइफ सिचुएशन में डाल दिया जाता है, जैसे किसी रोल प्ले में डाल दिया जाता है या फिर ग्रुप डिस्कशन में, और उससे उसकी मोटिव जो है वो पता करते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये रियलिस्टिक है और एक्चुअल बिहेवियर को पता लगाता है, क्योंकि हम इसमें लोगों के बिहेवियर देखते हैं। लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और जो ऑब्जर्वर है उसकी बायस भी तो है। वही बात है कि अगर मैं किसी चीज़ को अच्छा मानूंगा, सॉरी मैं मानूंगा क्यों, मैं तो मानूंगी तो मैं इसको अच्छा कहूँगी, कोई बुरा है चीज़ अगर वो भी मुझे अच्छा लगता है तब भी मैं इसको अच्छा कहूँगी। तो वही बात है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी, बिलव्ड कम्युनिटी के नाम से है। जाओ बेटा ज्वाइन करो, PDF लो, इसको पढ़ो। और दूसरी बात, आप लोग देखो मैं बहुत मेहनत तो कर रही हूँ, लगातार 1 घंटे से मैंने पढ़ाया हुआ है और 2 बार मैंने रोक के पानी पिया, तो मैंने बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा कमेंट करो कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा आपको। और अगर हम रियल लाइफ मतलब अगर हम फेस टू फेस क्लास करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, मेरे को भी बहुत मज़ा आएगा। तो इसके लिए थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके ना सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ाओ। देखो ये हमारे चैप्टर 1 के नोट्स है, पहले लेक्चर के, अभी 2 के भी हैं, तो ये है 2 के। अब हम 3 के भी शुरू कर दिए हैं, अलग एक पेज पे है, मैं ऐड कर दूँगी, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो थोड़ा चैनल जब ग्रो हो जाएगा, वीडियोस थोड़ी मतलब अच्छी चलने लगेंगे, सब्सक्राइबर बेस थोड़ा बनेगा, तब मैं सोचूंगी कि मुझे थोड़ा इन्वेस्ट करके एक फेस कैम वाला सेटअप ले लेना है। तो उसके लिए आप ही लोगों के हाथ में है। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को ग्रो करवाओगे, और चैनल ग्रो होगा यानी आप लोगों को अच्छा सेटअप में पढ़ने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छे से रहो, पढ़ाई करो, नंबर अच्छे लाओ, और नंबर लाने के बाद कमेंट कर देना बेटा कितने नंबर आए हैं। दैट्स ऑल।